गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास। अभी तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हमारे पास आया था मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो फटाफट एक बार मेटल एक्टिविटी सीरीज के बारे में एक समरी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास मेटल होते हैं बच्चों, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। दीज आर द वेरी रिएक्टिव metals. They can react with cold water and they are very explosive. Potassium and sodium, they show explosive in nature. They are explosive in nature. And calcium show a violent reaction. याद रखिए, कभी भी आपके पास आता है any metal X which shows a violent reaction with cold water. So violent reaction, violent word आता है, then it means we are talking about calcium. अगर वो explosive reaction की बात करता है, it means we are talking about potassium और sodium. Okay. Then इसके बाद हमारे पास बच्चों आते हैं elements which are fairly reactive metals. Magnesium, zinc and iron are fairly reactive metals. Now, they react with steam. Magnesium, iron and zinc, they can react with steam. Magnesium show a moderately fast reaction, but iron and zinc show a little bit of slow reaction. Iron will show the least, you can say, fast reaction or the most slowest one reaction. Then we have unreactive metals, lead, copper and silver. They all are unreactive. No reaction with either cold or hot water, or you can say steam. ये कोई reaction नहीं करते हैं बच्चों. Or even with dilute acids, they are not going to show any reaction. तो समरी देखते हैं फटाफट. पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये क्या है बच्चों? रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं. और डाइल्यूट एसिड की बात करें तो दे शो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड एंड कैल्शियम शो अ वॉयलेंट रिएक्शन. अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन की, दे रिएक्ट विद स्टीम साथ रिएक्ट करते हैं. और अगर मैं बात करता हूँ डाइल्यूट एसिड्स के साथ में, तो मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट्स मॉडरेटली एंड आयरन रिएक्ट्स लिटिल बिट स्लो. अगर मैं बात करता हूँ लेड, कॉपर एंड सिल्वर की, तो लेड, कॉपर एंड सिल्वर बच्चे कोई रिएक्शन नहीं देते वाटर के साथ में. ओके, नॉट आइदर विद स्टीम और वाटर, बट with dilute acid they also show no reaction. So hydrogen gas is produced in all the three reactions, that is displacement of hydrogen is a redox reaction, H positive gained electron. Reactive metals, only reactive metals are the one which are going to replace the hydrogen. Otherwise, अगर आपके पास में ये है कॉपर एंड सिल्वर है, ये आपके पास में कोई रिएक्शन नहीं देंगे एसिड के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं. Unreactive metals have a greater tendency to remain uncombined. So that's why silver, gold ये हमारे free state में मिलते हैं और ये unreactive से तरीके से behave करते हैं. चलिए, now we will study about chemical properties of non-metal. So first chemical property non-metal की आती है, they have electronegative, they are electronegative in nature. अब देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है. देखो बच्चों, मोस्टली नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. उनकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ओके, ये फर्स्ट शेल, सेकंड एंड ये थर्ड शेल. जनरली उनके पास में क्या होता है, जो आपकी इनकी आउटरमोस्ट, सपोज करो ये मैंने आउटरमोस्ट मान लिया, तो उसके अंदर 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास. नाउ दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्टेट का मतलब, इस ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल. ये कैसे आएगा? या तो गेन करके आ सकता है या फिर ये लूज करके आ सकता है. बट नॉन मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. जैसे मान लो देखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 5. 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों इसके अंदर. अब इस 5 को मेरे को अगर 8 बनाना है, तो इट शुड गेन 3 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन शुड गेन 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये 8 आ जाएगा. लास्ट शेल के अंदर 8 आ जाएंगे. अब इसमें 1, 2, 3, 4, ये 5 है आपके पास. अब इसको 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा. जब मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, तो बच्चों इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 7 प्रोटॉन. चार्ज कौन सा आ गया इसके ऊपर? चार्ज कौन सा आ गया?
minus का 3 because number of electrons are more, so it will have minus v charge. क्लियर हो गई बात ये आपको? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? चलो तो माइनस 3 चार्ज हो गया आपके पास यहाँ पे. तो नाइट्रोजन के पास कितना आ गया? माइनस 3 चार्ज. सिमिलरली ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे माइनस 2 आता है. फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन पे क्या आएगा? F माइनस आ जाएगा. तो इसी तरीके से all the non-metals have a tendency to gain electron and forms a negative charge ion. A negative charge ion is known as anion. याद रखिए. So negatively charged ion is known as anion. So all the non-metals behave as anion. All non-metals behave as anion. Got it? Any doubt? चलो तो फिर आगे. Now, reaction of nonmetals with oxygen. Now, how they are going to react with oxygen? So, nonmetals react with oxygen and forms acidic or neutral oxides. Metal reacts with oxygen and forms basic oxide, and nonmetals react with oxygen and forms acidic oxide. ये important point है बच्चों, याद रखना आप लोग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्लास 10. क्लास 8 आप इन चीजों को थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं, बट ये चीज इग्नोर आपको भी नहीं करना है. आप रिएक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं, बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, so these oxides are covalent in nature. ये ऑक्साइड क्या बच्चों? कोवेलेंट इन नेचर होती है. अब ये कोवेलेंट इन नेचर का मतलब क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. कोवेलेंट इन नेचर और आयनिक इन नेचर, ये अभी आप लोग छोड़ो, इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्या होता है. बस इतना याद रखो, कोवेलेंट इन नेचर का मतलब दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. भाई कोवेलेंट इन नेचर का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. बस अभी आप लोग इतना ही समझिए, इसको मैं चैप्टर खत्म होने के बाद में कोवेलेंट और आयनिक के बारे में आपको मैं बताऊंगा. ओके, तो दीज ऑक्साइड्स, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है भाई? दे आर एसिडिक इन नेचर, बट एक्सेप्शन केस होता है, कुछ होती है न्यूट्रल. तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, एंड दे फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो लिखा गया है यहाँ पे, द एसिडिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड्स. अब सीधी सी बात है, जब एसिडिक ऑक्साइड हो गई, उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वो एसिड्स बनाएगा. चलिए एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल देखा हमने, C+O2 कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया बच्चों, तो ये क्या बन गया मेरे पास? कार्बोनिक एसिड बना. कार्बोनिक एसिड. तो ये जो हमारे पास में जो है नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बना, दीज आर एसिडिक in nature because whenever they mix with water they form acid. So oxides of carbon, sulfur, phosphorus, etc. are acidic and therefore they turn blue litmus. ये क्या होता है? इंडिकेशन. कभी भी जो एसिड और बेस होते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं पता करने के लिए, सब्सटेंस के लिए, कि भाई ये एसिड है या बेस. अगर इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, अगर ब्लू टू रेड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये है एसिड. ठीक है, और अगर रेड है आपके पास, उसको ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या हो गया मेरे पास? बेस हो जाएगा. तो ब्लू टू रेड इज एसिड एंड रेड टू ब्लू इज बेस. ये बात आप लोग याद रखना. ये क्या होता है? लिटमस. लिटमस पेपर होता है हमारे पास. दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का. अगर ब्लू कलर को मैंने जो है डाला, उसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, तो वो एसिड हो गया. रेड वाले को डाला, उसका कलर चेंज हो गया ब्लू में, तो वो बेस हो जाएगा. अब आप पूछोगे, अगर मैं ब्लू वाले को बेस में डाल दूंगा तो क्या हुआ? बेटा ब्लू को अगर बेस में डालोगे तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं. सिमिलरली ऐसा ही, अगर आप रेड वाले को इसके अंदर डाल दोगे एसिड के अंदर, तो वो कलर ही नहीं चेंज होगा. जब कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो. ठीक है, तो ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिड, और रेड ब्लू में चेंज हो जाए तो हम उसको बोलते हैं बेस. तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है. ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और ये एक ऑब्जर्वेशन है. So carbon forms acidic oxide and this oxide when reacts with water and forms carbonic acid. चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं. सल्फर. सल्फर बच्चों, इट फॉर्म्स टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स. एक बनाता है SO2 बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनाता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 भी बनाता है. ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद और
when it dissolves in water, it forms sulfurous acid, H2SO3, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड ये बनाता है। और ऐसे ही अगर SO3 होगी, SO3 पानी के साथ में मिक्स हो जाएगा बच्चों, वो बना देगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये आप रिएक्शंस को याद रखिए, क्लास 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, इनको रिएक्शंस को अच्छे से आप लोग याद करिएगा। चलो भाई, अब आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ भी सेम यही है, फॉस्फोरस भी मतलब P2O5 बनाता है, P2O3 भी बनाता है ये, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड बनाता है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, और ये है फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। पेंटॉक्साइड बिकॉज ऑफ 5, ट्राइऑक्साइड बिकॉज ऑफ 3। So P4 reacts with O2. P4 means phosphorus reacts with O2 and forms phosphorus pentoxide. And this phosphorus pentoxide, when reacts with water, forms phosphoric acid, that is H3PO4. तो ये बात याद रखना, phosphoric acid. Now again, phosphorus reacts with oxygen and forms P2O3, phosphorus trioxide, and this phosphorus trioxide, when dissolved in water, forms phosphorus acid. Again, it forms phosphorus acid. So phosphorus ki, we have two type of oxides, P2O5, P2O3. When both dissolved in water, they form phosphorus acid, that is H3PO4. क्लियर? चलिए, तो ये रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हो गई। द एसिड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल न्यूट्रलाइजेस बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अभी ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? एसिड ऑक्साइड है। अब एसिड ऑक्साइड क्या होगा अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगी? तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमेशा याद रखना, एसिड प्लस बेस ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड बेसिक क्या हो गया, एसिडिक क्या हो गया, SO2, basic is NaOH, sodium hydroxide, they react with each other and forms Na2SO3, that is sodium sulfite। आपके पास सोडियम सल्फाइड बना, ये मेरे पास क्या है, सॉल्ट है, और ये साथ में इसके साथ वाटर आ गया। क्लियर? चलिए, नाउ एक एक्सेप्शन केस आता है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड का, दैट इज विद कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर, तो सॉरी, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स व्हाट, दैट इज H2O। इस ये भी क्या है आपके पास, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अब ये मैंने ऑक्साइड बोल दिया, अभी थोड़ी देर में आगे जाऊंगा मैं इसको हाइड्राइड भी बोलूंगा। अभी ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि देखो, हाइड्रोजन को मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ। अब किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्साइड। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना, सोडियम ऑक्साइड बना था। तो जो भी चीज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होती है उसे हमने बोला ऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी उसे बोलेंगे हम लोग हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मेरे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन दो चीजें आई, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो ये दोनों आप लोग याद रखना। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो एग्जांपल हैं आपके पास में, 1, 2 एंड 3, 4। ये 4 एग्जांपल्स हैं, आप लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स के लिए हमेशा याद रखिए। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द लिटमस पेपर, नो चेंज इन लिटमस पेपर। चलिए, these oxides do not turn the red litmus to, हाँ, ये लिखा आ गया, blue litmus to red solution में कन्वर्ट नहीं करते, there is no change in the litmus paper। Now reaction with hydrogen। Hydrogen, now non-metal reacts with hydrogen under different conditions and form corresponding covalent hydrides। Again ये covalent hydrides को दोबारा बताऊंगा, that is sharing of electrons से। So each and every element is going to react with hydrogen in a very different manner, non-metal especially। अब oxygen is going to react with hydrogen, we call it as the oxide hydride। So H2 plus O2, with the help of electric spark it forms water। H2 and S at 715 Kelvin it forms H2S। N2 and H2 with the help of iron and molybdenum as a catalyst and 200 atmosphere and 375 Kelvin it forms ammonia। H2 and Cl2 they diffuse in the sunlight and form HCl।
So each and every chemical has a different tendency to react with the hydrogen and forms hydrides. ये चीज याद रखिए, hydrides are the compounds which are found when any element, whether metal or non-metal, reacts with hydrogen. तो different आपकी conditions ये होती हैं. Next आता है बच्चों reaction of non-metal with water. Non-metal do not react with water. ये important point है भाई, ये तो सबको पता होता है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट व्हाई, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों होता है? व्हाई नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन गैस? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भाई ये, व्हाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू गिव हाइड्रोजन गैस? नाउ दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस. नाउ they do not have electrons. भाई नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को खुद गेन करने की. उनके इलेक्ट्रॉन्स को वापस देने की टेंडेंसी नहीं होती है. तो वो खुद ही भूखे होते हैं. जब भूखा बेटा खुद ही खाएगा दूसरों को क्या बांटेगा? तो नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन. गेन इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, not to give electron. Clear? So non-metal cannot give electrons, or that is they do not have tendency to give electrons to reduce hydrogen ion, that is H positive ion, into hydrogen gas. Hydrogen gas में वो convert नहीं होता, so that's why metal do not react with water. Clear हो गई बात आपको? Non-metal do not react with water. Or you can say that, अब suppose करो ये है water, ये मेरे पास है नॉन मेटल, कौन सा लेके जाता हूँ मैंने क्लोरीन ले लिया. तो क्लोरीन is not able to replace or displace this hydrogen because chlorine is far less below that of the hydrogen in the reactivity series. आप लोग इसका reactivity series के तौर पे भी आंसर दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास में, जस्ट वेट, रिएक्शन विद एसिड. तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन नहीं करते एंड देयरफॉर हाइड्रोजन गैस इज नॉट liberated. When strong metals are treated with dilute acids, जो हमारे पास डाइल्यूट एसिड था उसके साथ तो नॉन मेटल्स बच्चों कोई रिएक्शन करते नहीं है. therefore hydrogen gas is not liberated when non-metals are treated with dilute. So no liberation of hydrogen gas because these non-metals are not able to displace hydrogen from its acid. अभी मैंने आपको बताया था because they are very low in the reactivity series than that of the metal, sorry, acid or hydrogen. So therefore non-metals do not displace hydrogen from its dilute acid. Example, carbon sulfur, phosphorus do not react with dilute acids such as dilute HCl, H2SO4 to produce hydrogen gas. So we have seen that the hydrogen gas can only be displaced from sulfuric acid if electrons are supplied to H positive ion of the acids. So we have seen that hydrogen gas cannot be displaced from the dilute acids if electrons are supplied to H positive ion from to form acids. Now H2SO4 है, H2SO4 के अंदर क्या 2H positive plus SO4 negative, इलेक्ट्रॉन एक मिल गया, इससे कन्वर्ट हो गया, H2 में कन्वर्ट हो गया, H2 now can react with SO4 and form acid. But non-metals are electron acceptors and therefore they cannot give H positive ion of an acid, so therefore hydrogen gas is not liberated. The main reason behind that hydrogen gas is not liberated because non-metals have a tendency to gain electron, not to lose electron. उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, अपने पास रख लेना. और हाइड्रोजन का जो आयन बनता है H पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को कन्वर्ट कर देना, H पॉजिटिव से कन्वर्ट हो जाना H के अंदर, देन कन्वर्ट हो जाना H2 के अंदर और लिबरेट हो जाना. अब भाई अगले की टेंडेंसी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है वो अपनी तरफ खींच लेता है पहले, इसके पास पहुंचता ही नहीं. जब इसके पास पहुंचेगा नहीं तो इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं. ये हमारे पास स्टोरी थी अभी तक की नॉन मेटल की. ठीक है, अब आ जाइए रिएक्शन विद क्लोरीन. H2 plus Cl2 gives you twice HCl. इस तरीके से रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ में, कोई बड़ी बात नहीं है. रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन. नाउ सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है बच्चों हमारे पास? NaBr है और Cl2. अब क्या होता है इसके अंदर, जो बच्चों मेरे पास में जैसे इसके साथ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था?
जो पॉजिटिव चार्ज से कैटाइंस थे दे आर गोइंग टू रिप्लेस दिस द सेम वे एनाइंस कैन आल्सो रिप्लेस ईच अदर। तो NaBr था, अगर यहाँ पे क्लोरीन गैस आई, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन को इसने डिस्प्लेस कर दिया। काम क्या बना यहाँ पे आपके पास, 2 NaCl प्लस Br, इट इज बेरियम क्लोराइड, ये बन गया आपके पास। इसका मतलब क्या है, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। When chlorine is passed through a solution of barium sodium bromide, then bromide is liberated. Similarly, NaCl plus Br2 कोई रिएक्शन नहीं होगी because bromine is less reactive than chlorine. So therefore, chlorine is one of the most reactive non-metals or non-metal than bromine. If you compare them, the reactivities of halogen, chlorine, bromine, and iodine, it is the comparison of the particular हेलोजन रिएक्टिविटी। तो इस तरीके से बच्चों हमारा नॉन मेटल्स की जो हमारे पास में ये थी, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज थी, ये हमारी खत्म होती हैं। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ये सारी की सारी रिएक्शंस आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, इनको सबको याद कीजिए। आपका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर ये सब चीजें आपके ये पूरा का पूरा चैप्टर आएगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच गया है आयनिक बॉन्ड, वो हम लोग कल पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और आपका ये चैप्टर फिनिश। ओके, so that's all for today. Take care. Bye bye.